हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में हम देखते हैं कि कितना कवर अप कर पाते हैं। ठीक है, लेक्चर वाइज आप वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको जो है पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से जो है वेक्टर हमें पढ़ना है, हम लोगों का क्या यूज़ है वेक्टर्स का। ठीक है, दैनिक जीवन में क्या यूज़ है, फिजिक्स में क्या यूज़ है, ये सब बातें हम लोग इसी अध्याय में सीखेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, सो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी फिजिक्स में वो डिवाइड करी गई हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के बेसिस पर दो प्रकार की। ठीक है, दो प्रकार की क्वांटिटीज बताई गई हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के आधार पर पहली क्वांटिटी जो आपको लिखी हुई है सामने दिख रही है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाता है। इसमें किसी भी डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत जो है वो हमें नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम लिख लेंगे नो डायरेक्शन यूज्ड। ठीक है, नो डायरेक्शन यूज्ड, किसी भी डायरेक्शन की कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, जैसे मास, किसी वस्तु का अगर मास आपको बताना तो क्या कहोगे कि भाई इस वस्तु का जो मास है वो 2 kg है, 3 kg है, 4 kg है, यही सब तो बोलेंगे ना आप, है ना। टाइम, टाइम अगर कहोगे कि भाई क्या बज रहा है तो यही कहोगे ना कि 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं। ठीक है, या 2 बज रहे हैं। ऐसा कुछ उसमें डायरेक्शन तो बताते नहीं हो कि 2 बज रहे हैं पूरब की तरफ है, ऐसा थोड़ी होगा। सो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी बात करेंगे, बहुत लोगों को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। स्पीड, ठीक है, स्पीड जो है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, बाकी एनर्जी और वर्क जो है ये भी हमारी क्या नाम है स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार की डायरेक्शन की कोई भी आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। सो दोज क्वांटिटीज विच हैव्स ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटीज बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड क्वांटिटीज, जो दूसरी प्रकार की क्वांटिटीज हैं जिसे अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज। और हमारा चैप्टर भी कौन सा है? वेक्टर एनालिसिस है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज हम देखते हैं बच्चों कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो देखो, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है ना जिनको समझाने में जो है स्केल मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए होता है, और साथ ही साथ जो है वो डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, और साथ ही साथ जो है इसको समझाने के लिए अपन अपन को किसकी ज़रूरत पड़ती है? डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैंने अगर मान लो ये एक्स एक्सेस मान लूँ, वाई एक्सेस मान लूँ, इस तरीके से। ठीक है, अब कोई पार्टिकल सपोज करो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल है, ये पहले इसकी स्थिति ए थी, अब इसी पार्टिकल की स्थिति अब ये हो गई, इस डायरेक्शन में हो गई। ऐसी इसी पार्टिकल की स्थिति और आगे मैं दिखा देता हूँ, सी हो गई। इसी पार्टिकल की स्थिति और आगे दिखा देता हूँ, ये डी हो गई। तो आप लोग देखोगे कि पार्टिकल जो है उसने एक दिशा पकड़ रखी है। ठीक है, एक डायरेक्शन पकड़ रखी है, सर्टेन डायरेक्शन पकड़ रखी है, और उसका मूवमेंट सिर्फ वही है, उसका मोशन सिर्फ वही है। ठीक है, वाई और जो जेड एक्सिस है जो परपेंडिकुलर होगा उसको तो वो टच भी नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन को पकड़ के जो है वो उसी डायरेक्शन पे मूव करता चला जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही। अब जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि ए से लेकर बी तक 3 मीटर की दूरी उसने चली। ठीक है, ए से लेकर बी तक कितने मीटर की दूरी चली उसने? 3 मीटर की दूरी चली। तो 3 मीटर जो हो गया वो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। 3 मीटर। अभी मैं एक पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ अभी वेक्टर के। अभी मैं यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सिंपल वे में बता रहा हूँ। सो ए से भी अगर कोई पार्टिकल चलता है बच्चों तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड उसने ट्रैवल किया। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना उसने ट्रैवल किया? मैग्नीट्यूड ट्रैवल किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैग्नीट्यूड जो उसने ट्रैवल किया वो मान लो 3 मीटर का ट्रैवल किया। ठीक है, तो मीटर है कि तो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जस्ट अ नंबर। ठीक है,
3 मीटर 4 किलोग्राम 12 सेकंड, ठीक है, और मान लो 1000 मीटर हो गया, लेंथ हो गई, सही है। ये सब जो है हमारे जस्ट नंबर है, सिर्फ नंबर है, संख्या जो है वो उनको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर ए से बी के मूवमेंट में बच्चों 3 मीटर का मूवमेंट हुआ है, लेकिन डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि बिना डायरेक्शन के हम मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे? कर पाओगे बच्चों मोशन को डिफाइन? बिना डायरेक्शन के तो नहीं कर पाओगे मोशन को डिफाइन। और जब बिना डायरेक्शन के मोशन को ही नहीं डिफाइन कर पाओगे तो लॉज ऑफ मोशन कैसे डिफाइन करोगे भैया? है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा ना आपने। तो मैग्नीट्यूड तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन डायरेक्शन भी तो देखो, डायरेक्शन कहाँ की तरफ जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पर कोई आई जे के इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेसिक 0 लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो है एक्स डायरेक्शन में जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं डायरेक्शन यहाँ पर एक्स लिख दूंगा इस तरीके से, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 3 और डायरेक्शन जो हो गई वो क्या हो गई, इसकी एक्स डायरेक्शन हो गई। समझ रहे हो ना बात के लिए? सो इस तरीके से ये हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। बहुत सारे भरपूर एग्जाम्पल्स हैं इसके, देखो आप लोग, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है, ठीक है, डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। दोनों आखिर अलग अलग कैसे हुए भाई? है तो दोनों दूरियां, तो दोनों अलग अलग कैसे हुए? तो मैं बच्चों बताता हूँ आपको, जरा इसको देखो। ये पार्टिकल यहाँ से चला, ठीक है, ये पहले ऐसे गया, इस तरीके से गया, फिर इसका दिमाग खराब हुआ, मान लो ये ऐसे घूमने लगा, ऐसे घूमने लगा इस तरीके से, फिर ये ऐसे आ गया, फिर पता चला और थोड़ा मजाक कर रहा है तो ये ऐसे घूम गया, है ना, इस तरीके से थोड़ा ऐसे हो गया बच्चों, फिर ये थोड़ा ऐसे घूम गया, और ये यहाँ तक करते करते जो है इस पॉइंट पर पहुंचा। फाइनल पॉइंट इसने छोड़ा, मान लो बी पॉइंट इसने छोड़ा। तो मैं अगर बताऊं, सपोज करो कि कोई व्यक्ति इस मोटरसाइकिल से इस रास्ते पर जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो एक बार बताओ कि भाई जब वो इंजन अपना स्टार्ट करेगा तो पहिया घूमेगा नहीं घूमेगा? इन रास्तों पे, इन रास्तों पे पहिया घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। और पहिया जब घूमेगा तो यार पेट्रोल भी उसका कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ना, है ना। तो देख रहा इस रास्ते से वो घूमते हुए जो है वो लगातार बाइक जो है वो चलाया पड़ा है ना, फालतू का पेट्रोल जो है वो खर्चा किए पड़ा है ना, बड़े अच्छे से। और पहुंचा कहाँ पर है? पहुंचा बी पर है। तो गोल गोल घूमते रहे और हासिल कुछ हुआ नहीं, जरा सी दूरी चली है। देखो ए पर थे, कहाँ पहुंच गए? बी पर थे, ठीक है, ए पर थे और कहाँ पर पहुंच गए? बी पर पहुंच गए। तो अगर देखें कि डायरेक्शन जो है ए से बी तक का क्या है, तो यही तो डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, यही तो डायरेक्शन है, ठीक है। अरे यार ऐसे पहुंच जाते, इतना लंबा राउंड लेने की क्या जरूरत थी? ऐसे पहुंच जाते ना ए से बी तक, तो ए से बी तक पहुंच जाते तो उसी में काम चल जाता। तो पहुंच कैसे जाते? दिमाग नहीं खराब था उनका। तो इस वजह से ये जो है इधर रास्ते पे गोल 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 घूमते रहे, घूमते रहे, घूमने के बाद जो है आके वहीं पहुंच रहा है जो रास्ता ए से बी का भी ट्रेवल किया जा सकता था। तो ए बी जो है वो डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ बोला जाता है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में जो है वो क्या होती है? डायरेक्शन होती है बच्चों, सही है ना। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। अगली वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट से ही मिल के बनने वाली वेलोसिटी। वेलोसिटी आप लोग जानते होंगे क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं। और वेलोसिटी से बच्चों हमको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया बेटे? एक्सेलरेशन जो हो गया अपना, वो एक्सेलरेशन भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये सब मैं एग्जांपल वेक्टर के बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसी के बाद आ रहा है मोमेंटम, ठीक है। कौन सा मोमेंटम? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये भी हमारा वेक्टर हो गया, सही है। उसके बाद मोमेंटम हो गया। उसके बाद बहुत सारे, जैसे 12th क्लास में पढ़ोगे तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा
कि ये जो है वेक्टर में अपन को मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। अब ध्यान से देखो कि एक वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं बताता हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे सपोज करो कि कोई भी क्वांटिटी है, मान लो बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, और डिस्टेंस को मैं मान लो ए से दिखा रहा हूँ, ठीक है। किससे दिखा रहा हूँ, ए से दिखा रहा हूँ। तो अगर इस डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस अगर किसी ने ट्रेवल किया तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड को मैं मान लेता हूँ, चलो ए मान लेता हूँ, ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब अगर ये मैग्नीट्यूड किसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन है, तो अब जैसे सपोज करो अभी मैंने पीछे एक्स का एग्जांपल लिया था, वो सिर्फ एक्स पे जा रहा था, हो सकता है वो वाई पे जा रहा हो सकता है वो जेड पे जा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो एक्स और वाई दोनों पे जा रहा हो, है ना। एक्स और वाई दोनों पे जा रहा हो, मतलब आप लोगों ने 10th क्लास में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि ये एक्स पर भी है और वाई पर भी है। और अगर मान लो ये उड़ रहा हो, कोई पार्टिकल उड़ रहा हो, तो वो एक्स पर भी होगा, वाई पर भी होगा और जेड पर भी होगा। तो तीन तीन डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो उस डायरेक्शन को मैं यूज़ करने के लिए एक सिंबल बनाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ए कैप, ठीक है। क्या बोलते हैं, ए कैप। तो ए कैप भी बोलते हैं और हम इसे ए हैट भी बोलते हैं। ए कैप और ए हैट कुछ भी बोल सकते हैं। देख रहा हो, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक वेक्टर लगाते हैं, ठीक है, ए कैप। और अब ये हमारा बन चुका है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ए है, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, और बच्चों उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है। तो ए कैप जो है हमारा, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कैप और ए हैट, ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाएगा, और जब ये मैग्नीट्यूड रह जाएगा तो फिर आप इसको वेक्टर मत दिखाइएगा, ठीक है। जब देखो एक बात सुनो, जब भी आप वेक्टर दिखाते हो किसी चीज़ को, कि दिखाते हो कि ये वेक्टर है, तो आप उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ दिखाएंगे, अकेले नहीं दिखाएंगे कि पता चला कि सिर्फ डायरेक्शन रख दिया, मैग्नीट्यूड रखना भूल गए, या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड रख दिया, डायरेक्शन रखना भूल गए। तो दोनों का ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी क्वांटिटी है, कुछ भी क्वांटिटी है, अगर वो वेक्टर है तो उसको जो है मैग्नीट्यूड भी बताइएगा और डायरेक्शन भी बताइएगा, सही है। अब ये डायरेक्शन जो है वो तीन प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनो। ये जो डायरेक्शंस जो हैं ये होती हैं तीन प्रकार की। अब अगर एक्स एक्सेस की बात करें, एक्स एक्सेस की बात करें, सिर्फ ये एक्स एक्सेस है, देखो यहाँ पे ये आ गई अपनी वाई एक्सेस, है ना, और ये आ गई जेड एक्सेस, ठीक। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, लड़ाई मत लड़ना। कुछ लोग कहेंगे बोले सर ये वाई होती है ना, ये वाई होती है और ये जेड होती है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फ्रेम को घुमा लो, एक्स वाई की जगह ले लेगा, वाई जेड की जगह ले लेगा और जेड एक्स की जगह ले लेगा। तो कुछ भी कैसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा इशू नहीं है। हम यहाँ पर एक्स को दिखाएंगे, हमारी मर्जी यहीं पर एक्स को दिखाने की, वाई यहीं दिखाएंगे, जेड यहीं दिखाएंगे। तो जब भी एक्स को दिखाएंगे हम, तो इसका मतलब है कि एक्स को देखो, जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस होता है ना, तुम्हारे घर का कोई ना कोई एड्रेस तो होता है कि भैया इस मकान नंबर में रहते हो, है ना। इस जैसी मान लो तुम्हारे घर का एड्रेस जो है वो 201 है, ठीक है, 201। तो 201 कोई मोहल्ला है, मान लो गुलमोहर विला मान लेता हूँ मैं ना, फिल्मों में ऐसा सुना होगा गुलमोहर विला, 201 मान लेते हैं। तो बच्चों 201 या गुलमोहर विला में जब कोई पहुंचेगा तो 201 नंबर तुम्हारा ही होगा, ठीक है। मान लो तुम 201 में रहते हो, तो जो भी व्यक्ति तुमसे मिल जाएगा सीधे तुमसे संपर्क कर लेगा। तो इसी तरीके से क्वांटिटीज़ का भी एड्रेस होता है, क्वांटिटीज़ का भी एड्रेस होता है। अगर कोई क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे जा रही है तो उसका एड्रेस जो है वो आई कैप होगा, वाई एक्सिस पे जा रही है तो उसका एड्रेस जे कैप होगा, और कोई क्वांटिटी जेड एक्सिस पे जा रही है तो उसका एड्रेस के कैप होगा। समझ में आ रही ना बात।
तो हम बार बार एक्स वाई जेड यूज़ नहीं करेंगे, हम इनकी जगह पर आई कैप, जे कैप और के कैप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ध्यान से सुनो, आई कैप, जे कैप और के कैप, इनको हम बोलेंगे क्या? इनको अपन बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है, समय लगेगा तो हम उसको भी पढ़ा देंगे। तो ध्यान रखो आप लोग कि आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। जहाँ आई कैप कौन सी एक्सिस पर है? एक्स पर है। जे कैप कौन सी एक्सिस पर है? वाई पर है। और के कैप कौन सी एक्सिस पर है? वो जेड एक्सिस पर है, ठीक है। ये एड्रेस है उनके, एड्रेस, एड्रेस पते हैं। एक्स का पता आई कैप है, वाई का पता जे कैप है और जेड का पता के कैप है। अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल समझो तो और ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कोई डिस्टेंस जो है, सपोज करो कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई डिस्टेंस है, वो 3 मीटर चली गई, ठीक है। कितनी मीटर चली गई? 3 मीटर चली गई। अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर चली जाएगी तो उसे हम जो है आई कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई कैप। इसका मतलब है कोई भी पार्टिकल ने डिस्टेंस 3 ट्रेवल करी है, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसे हम वेक्टर ए से दिखा देंगे कि ये इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और इसमें डायरेक्शन भी आ गई। अगर कोई पार्टिकल है जिसने मान लो सिर्फ 6 मीटर ट्रैवल किया है और इसने जो है जेड डायरेक्शन में इसने ट्रैवल किया है, तो हम इसको के कैप से दिखाएंगे बच्चों। किससे दिखाएंगे? के कैप से। ये तो मोशन हो गया हमारा एक्स एक्सिस पे, और ये मोशन हमारा कैसे हो गया? जेड एक्सिस पे, ठीक है, क्योंकि जेड का एड्रेस क्या होता है? के कैप। तो हम उसको लिखेंगे 6 के कैप लिखेंगे। अगर कोई पार्टिकल हमारा मान लो सी है, वो वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो हम उसको मान लो 4 मीटर उसने चला और उसने चला वाई एक्सिस पर, तो हम वाई एक्सिस का जो एड्रेस लिखेंगे वो जे कैप लिखेंगे, ठीक है। समझ गए? तो हम इस तरीके से जो है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल जो है एक्स और वाई दोनों पर चल रहा है, मतलब इस तरीके से मूव कर रहा है, एक्स पर भी चल रहा है और वाई पर भी चल रहा है, तो हम मान लो एक्स पर उसने 2 चला तो 2 आई कैप लिख देंगे, और वाई पर उसने 5 चला तो हम उसको 5 आई कैप, 5 जे कैप लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार वेक्टर हमारा बन जाएगा, वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इसका मतलब है कोई भी क्वांटिटी जो है वो एक्स एक्सिस पर कितनी है? 2 है, और वाई एक्सिस पर कितनी है? वो 5 है। अगर मान लो वो जो है कोई क्वांटिटी जेड एक्सिस पर भी चले तो हम उसे जोड़ देंगे यहाँ पर उठा के, ठीक है। इस तरीके से मान लो जेड पर उसने 7 चला तो ये 7 के कैप हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे मोशंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर सिर्फ 2 होते इसका मतलब है 2 एक्सेस इन्वॉल्व है, 3 होते तो इसका मतलब है 3 एक्सेस इन्वॉल्व है, ठीक है। और अगर 1 होता तो 1 ही एक्सेस इन्वॉल्व है। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, आई जे के कैप को क्या बोलेंगे आप? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना। सो चलिए, ये जो है हो गया हमारा एक हल्का फुल्की सी बात हो गई। अब देखो जनरली हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जनरली। तो जनरली देखो, वेक्टर ए मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी डायरेक्शंस में मोशन है, तो जनरली कैसे लिखेंगे? जैसे 10th में लिखते थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे जनरली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। इसी से अलग अलग इक्वेशन मिलती थी, अलग अलग क्वेश्चन मिलते थे, उनको कंपेयर कराते थे। इससे कराते थे? नहीं कराते थे। सोचो अगर ये पता ही नहीं होती तो कंपेयर के खाक कराते। तो इसीलिए हम जो है एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराने के लिए हम मान रहे हैं कि सभी डायरेक्शन में मोशन है, और वेक्टर को हम कंप्लीटली क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं, मान लो कि ये ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तो तुमको पता ही है, डायरेक्शन देने वाले हैं। और ए एक्स क्या बता रहा है, ए वाई क्या बता रहा है, ए जेड क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है मैग्नीट्यूड्स। क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड्स। मतलब ए एक्स हो गया, चाहे ए वाई हो गया, चाहे ए जेड हो गया, ये ऑल जो है, तीनों जो है हमारे क्या बता रहे हैं बच्चों? ये मैग्नीट्यूड्स बता रहे हैं बेटे, मैग्नीट्यूड्स। ये मैग्नीट्यूड्स बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड कहाँ बता रहा है? ये बता रहा है आई कैप पर, ये बता रहा है जे कैप पर, ये बता रहा है के कैप पर। मतलब आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैग्नीट्यूड कितना है किसी क्वांटिटी का? ए एक्स। वाई एक्सेस यानी कि जे कैप का किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? ए वाई कैप। और जेड एक्सेस पर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? ए जेड, और उसकी डायरेक्शन क्या है? के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अब देखो इस इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर कराऊँ नीचे वाली इक्वेशन से,
तो ए एक्स की जगह कौन ले लेगा, 2 ले लेगा। ए वाई की जगह कौन लेगा बच्चों, 5 लेगा। और ए जेड की जगह कौन ले लेगा, वो 7 लेगा। ठीक है ना। सो ध्यान रखो कि हम इस तरीके से जो है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है ना। ये इस तरीके से जनरल इक्वेशंस आ गई या जनरल फॉर्म आ गई किसी भी वेक्टर की। आप इसी किसी वेक्टर को आप इस तरीके से जो है वो डिनोट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। चलो अब एक बात और सुनो ध्यान से तुम लोग। तो ये तो वेक्टर किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की एक इक्वेशन है। ठीक है। वैसे अगर डायग्रामेटिकली अगर हम इसको समझें, ठीक है, वेक्टर विद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बाय ग्राफ, अगर ग्राफ के तौर पर अगर हम बात करें तो देखो किसी वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, स्थिति लिखनी है, तो मैं उसको लिखूंगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। अब अगर मुझे इसी वेक्टर को ड्रॉ करके बनाना है तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ऐसे करके बनाऊंगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वेक्टर जो है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना एरो, ये जो ये लगा हुआ है ना, ठीक है, ये नोटेशन लगा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं हेड, ये सिर है इसका, और पीछे टेल, टेल पीछे होती है ना, तो ये टेल हम दिखा देंगे। ठीक है, समझे ना बात के लिए। तो इसी बेस पर हम वेक्टर्स को ऐड ऑन भी करते हैं। बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि हेड में टेल कनेक्ट होता है। हेड में क्या कनेक्ट होता है, टेल कनेक्ट होता है। हेड में ऑलवेज जो है वो टेल कनेक्टेड होता है। ठीक, हेड में टेल और टेल में हेड। ठीक है, तो ध्यान रखें कभी भी हेड टू हेड कनेक्ट नहीं करेंगे, हेड टू हेड कनेक्ट नहीं करेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ इसी के बाद। तो देखो आप लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ध्यान से देखो बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या सीन है बॉस, कि मान लो मेरे को दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका सम दिखाना है, इनका एडिशन दिखाना है। तो मैं इसको ड्रॉ कैसे करूँगा, तो ड्रॉ करने का इसका एक मेथड है, इसको अपन लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मेथड। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मेथड बोलते हैं बेटे। ट्रायंगुलर मेथड क्या होता है, ट्रायंगुलर मेथड ये सब एक जनरली एग्जाम में नहीं आता है, ये सिर्फ एक तुमको कॉन्सेप्ट है कि तुमको सीखना है। ठीक है, ताकि तुमको आगे जब 12th वगैरह में या 11th में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उनको बना पाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगुलर मेथड एग्जाम में जाएगा बोले भैया ट्रायंगुलर मेथड समझा के दिखाओ, ये एग्जाम में नहीं आता है। इनका ये एक कंसेप्ट है जो आपको सीखना जरूरी है। तो ट्रायंगुलर मेथड नाम से ही क्लियर है कि भैया ट्रायंगल उसमें बन रहा होगा। तो ट्रायंगुलर मेथड में देखो ट्रायंगल बन रहा होगा, तो मैंने एक वेक्टर इस दिशा में दिखा देता हूँ कि ये एक वेक्टर ए है। अब मैंने क्या बताया अभी आपको, मैंने बताया कि हेड में टेल जोड़ेंगे। तो वेक्टर ए का हेड ये हो गया और टेल पीछे हो गया, तो इसके हेड में मैं जो है दूसरा वेक्टर जब जोड़ूंगा बी, तो ध्यान रखना कि उसका जो टेल है वो इसके हेड के साथ आना चाहिए, तो ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब हम खड़े थे यहाँ पर खड़े थे, और यहाँ पर खड़े थे, और हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पर आई, रिसीव हुई। ठीक है, किस रास्ते से, ए के रास्ते चले और बी के रास्ते चले और यहाँ तक पहुँच गए। मान लो ये पॉइंट अपना, सपोज दैट कि ए पॉइंट है, ये पॉइंट अपना बी है और ये पॉइंट अपना सी है। तो ये जो मिला, अब देखो यहाँ पर थे, यहाँ पहुँच गया, तो ये गया ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। मतलब जो रिजल्ट निकल के आया वेक्टर ए और वेक्टर बी को जो जोड़ने से जो रिजल्ट आया वो क्या आया, वेक्टर आर, वो इस दिशा में है ना भाई। जैसे 3 और 4 को जोड़ के 7 लिखोगे ना, तो इसी तरीके से दो वेक्टर्स को जोड़ के भाई एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर जोड़ोगे तो कुछ नया निकल के आएगा ना। क्यों भाई, 3 में अगर 4 जोड़ोगे, 3 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो ना 3 रहेगा ना 4 रहेगा, कुछ और हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से वेक्टर ए में जब बी जोड़ोगे तो ना ए रहेगा ना बी रहेगा, कुछ और हो जाएगा। तो वो मान लिया है आर, वो नया वेक्टर क्या आ गया, आर। तो वेक्टर आर बराबर आ गया अपना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना बच्चों। तो हम जो है इस रास्ते से चले थे, और देखो उल्टा मत जोड़ देना,
देखो जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक वेक्टर ले लूँ इस तरीके से, वेक्टर ए ऐसे ले लूँ और इसी में मैं डायरेक्शन पलट दूँ, उल्टा घुमा दूँ, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर यहाँ मिले आके यहाँ पे। अब स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर स्थिति है, तो यहाँ पर स्थिति तो रिजल्ट कैसे दिखाऊँ मैं? यहीं पर होगा भाई, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, तो बोले दोनों यहीं खड़े हैं, कहीं गए नहीं। तो इसलिए हम टेल टू टेल जो है वो नहीं जोड़ते हैं, या हेड टू हेड जो है वो हम नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रायंगुलर मेथड हो गया। अब अगर वेक्टर कई सारे हैं तो भैया यहाँ पर जो दूसरा मेथड हो जाएगा वो पॉलीगन मेथड हो जाएगा। कौन सा मेथड हो जाएगा? पॉलीगन मेथड हो जाएगा। पॉलीगन मेथड मतलब देखो ट्राइंगल भी सबसे छोटा पॉलीगन होता है, 1 2 3 साइड्स होती हैं। अब पॉलीगन में कितनी भी साइड्स होती है? तीन भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d। तो आप क्या करें कि उठा लीजिए कि आपने वेक्टर a उठा लिया यहाँ पर इस तरीके से, इसमें जोड़ते चले जाओ, b जोड़ दिया इस दिशा में, ठीक है, फिर c इस दिशा में जोड़ दिया, है ना, और d इस दिशा में जोड़ दिया। ध्यान रखना बच्चों, हेड से टेल ही कनेक्ट होगा। तो a में जोड़ा b, ये रहा, b में जोड़ा c, ये रहा, c में जोड़ा d, ये रहा, और फाइनली यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये जो हमको देगा वो देगा वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा बच्चों एक तरीके से एडिशन हो गया। इसी तरीके से बच्चों एक हमारा और भी मेथड होता है वेक्टर के एडिशन का, और हम उसको जो है वो पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं। पैरेललोग्राम मेथड जो है वो हम बोलते हैं उसको। अब जैसे सपोज करो ध्यान से, देखो बच्चों ऐसा है ना, एक अपना वेक्टर होता है अपने पास, इसका नाम होता है को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मैं अब तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, तीसरा मेथड अपना दिखाता हूँ। एक तो ट्रायंगल हो गया, दूसरा पॉलीगन हो गया, तीसरा मेथड जो है अपना वो है पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। तो पैरेललोग्राम मेथड हो गया अपना, इसको हमको समझना है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, पैरेललोग्राम में क्या करें, जैसे जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके ही तो बनता है। तो ये जो शेप आएगा ना वेक्टर को सॉल्व करने का, ये भी पैरेललोग्राम ही आएगा। अब जैसे मान लो दो वेक्टर्स है अपने, ये एक वेक्टर ए आ गया और ये वेक्टर आ गया अपना बी। ध्यान से देखो, क्या इन दोनों के तुमको जो है टेल एक जगह नहीं कनेक्ट दिख रहे हैं? देखो जरा ध्यान से, दोनों के टेल एक जगह कनेक्ट दिख रहे हैं, है ना। तो जब दोनों के एक जगह टेल दिख रहा है तो ये जुड़ कैसे जाएंगे भाई? ये तो दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं और हमको फाइनली किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। हमको वापस इनिशियल पॉइंट पे थोड़ी ना पहुंचना है। देखो अगर हम पीछे भी बढ़े तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, और आगे बढ़े तो पता नहीं भगवान जाने हम कहाँ मिलेंगे जाके, ठीक है। तो हमको तो किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, किसी रिजल्ट पर पहुंचना है, ठीक। तो उसके लिए अब हम क्या करना पड़ेगा, अगर इस वेक्टर का टेल इसके हेड पर आ जाए तो कितना मज़ा आए, ठीक है। तो हमारा काम बन जाएगा और हम फिर उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो बच्चों इसके लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ कि इस वेक्टर का एक मिरर इमेज मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। मिरर इमेज भी कह सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस वेक्टर ए में के हेड में बी का टेल अपने आप आ चुका है, और अब मुझे फाइनली यहाँ पर जो है ये डायरेक्शन खींचूंगा। तो मैंने क्या वेक्टर ए में क्या ऐड कर दिया? बी ऐड कर दिया, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार से वेक्टर ए का अगर मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन खींचूँ इस तरीके से, तो वेक्टर बी के हेड में वेक्टर ए का टेल आ गया है, और अब इस बार बी में आप ए जोड़ दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रिजल्टेंट दोनों का इसी दिशा में हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे ए प्लस बी लिखोगे चाहे बी प्लस ए लिखोगे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा दोनों केस में, ठीक है। सो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम मेथड। अब एक मैं और बता देता हूँ सब्ट्रैक्शन हम किस तरीके का करते हैं, फिर ये हमारा अगले लेक्चर से फिर जो है हम बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं बच्चों कि इस बार जो है अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। ये कंप्लीट हो गया एडिशन। हम लोग अगर जब भी ड्रॉ करेंगे तो हम इस लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब क्या है बच्चों कि अगर मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कर दूं, सब्ट्रैक्शन जो है ऑफ वेक्टर्स,
बच्चों आप लोग सीरियल वाइज वीडियोस देखना, लेक्चर वाइज, तो आपको समझ में आएगा पूरा लेक्चर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो ध्यान से देखो कि अगर मान लो ये a प्लस बी है लिखा हुआ है, यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको या मान लो मेरे को a माइनस बी करना है, सपोज दैट मेरे को दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, a माइनस बी करना है, ठीक है, मेरे को करना है मान लो वेक्टर a माइनस वेक्टर बी करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, वेक्टर a में मैं जोड़ देता हूँ माइनस का b, ऐसे भी तो ले सकता हूँ इसको, ठीक है। तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर कोई वेक्टर a है, यहाँ पर बेटे कोई वेक्टर a है, अब अगर इसमें वेक्टर b जोड़ते तो इस तरीके से जोड़ते, है ना, तो ये जो लाइन हमको मिलती ना, ये क्या मिलती, ये मिल जाती वेक्टर a प्लस बी। लेकिन अब हम a में जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं, माइनस का b। तो ध्यान से देखो, अगर प्लस b इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस b ठीक उल्टी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये जो डायरेक्शन है ये माइनस बी का आ गया, और इस बार हम यहाँ से चले थे तो हमने वेक्टर ए में क्या जोड़ दिया, माइनस का बी जोड़ दिया, और रिजल्ट हमारा ये आ गया कि हम यहाँ से चले थे और फाइनली अब जो है अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। तो ये जो डायरेक्शन शो हो रही है, ये वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर का बी जो है वो शो कर रहा है, ठीक है ना। सो ये इस तरीके से हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन इतना ही है, आप लोग देख लेना, और भी क्वेश्चंस वगैरह जब मैं कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो ये हमारा एक हल्का फुल्का आइडिया था वेक्टर्स के बारे में, मैंने बता दिया आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, ठीक है, वेक्टर के एडिशन मेथड मैंने बता दिए, सब्ट्रैक्शन का ही मैंने बता दिया, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों इसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।